नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की सेशन में। तो आज की सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के जो विज्ञान है, विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो उसमें 1 से लेके चैप्टर 7 तक का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। और यहाँ पे जितने भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे वो सब VVI हैं। ठीक है, मतलब क्या, बोर्ड एग्जाम में अधिकतर बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो में आगे देखते हैं प्रश्न को। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं फर्स्ट नंबर प्रश्न से। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे हम लोग चित्र के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने चित्र भी लगा दिया है। हर एक प्रश्न का चित्र हमने यहाँ पे लगा रखा है, जिसमें प्रश्न का जिसमें चित्र का जरूरत है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर कब होता है। ठीक है, किसके नियम से बराबर होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर कब होता है। जब ये किसके नियम से होता है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से होता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे कि आप लोग इस चित्र के माध्यम से समझिए कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर आता है। जैसे देखिए कोई दर्पण है, यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे दर्पण है और इस पे कोई सूर्य का प्रकाश माने कि आया और इस पे टकरा के इस माध्यम में लौट गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे आपतित किरण। ठीक है, इसको हम लोग आपतित किरण कहेंगे। और ये जो रिफ्लेक्ट होकर चला गया, इसको हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, और बीच में एक अभिलंब हो जाता है। ठीक है, तो इसी को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, एक आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और एक आपतित किरण परावर्तित किरण और एक आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया। चलिए हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन का नियम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बता दिए कि इसे परावर्तन का नियम बोलते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न। ठीक है, उम्मीद है कि आपको प्रश्न समझ में आया। चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर हम लोग का प्रश्न है कि पिन होल कैमरा में निम्नलिखित में क्या बनता है। तो पिन होल कैमरा में निम्नलिखित में क्या बनता है, तो पिन होल कैमरा में निम्नलिखित में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग फोटो के माध्यम से देखिए कि यहाँ पे फोटो में हमने पिन होल कैमरा का फोटो लगा रखा है। पिन होल कैमरा यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। देखिए आप लोग गूगल में सर्च मारिएगा, इससे अच्छा हम यहीं पे लेके आ चुके हैं आप लोग के लिए। पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, एक बार फिर से हम दिखा दें कि पिन होल कैमरा कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये 2026 का दूसरा सीटिंग में पूछा गया प्रश्न है। 2026 का जो दूसरा सीटिंग था उसमें पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग इस प्रश्न को इग्नोर नहीं करिए और अपने दोस्त भर में भी बताइए, शेयर करिए कि पिन होल कैमरा में निम्नलिखित में क्या बनता है। तो पिन होल कैमरा में निम्नलिखित में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। एक सेकंड रुक जाइए, डिजिटल बोर्ड थोड़ा। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर हम लोग का प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा, देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर आप लोग प्रश्न पढ़िए, उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। तो उत्तल दर्पण आप लोग देखे ही होंगे, जो बाइक में या गाड़ी के साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई पीछे से गाड़ी आ रही है या कोई वस्तु आ रहा है तो उसको देखने के रूप में प्रयोग करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है और पूरा मतलब पीछे तक दिखाई देता है और सीधा दिखाई देता है, इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण है, हम आपको दिखा दिए। और इसका ये जो प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होगा, तो ये नगण्य होता है, एक से कम होता है। ठीक है, ये नगण्य होता है, सी आंसर। और ये आपको प्रश्न नया दिख रहा होगा क्योंकि ये 2026 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग क्वेश्चन बैंक जाके पलट के देखिए। ठीक है, ये सब राइट आंसर है और सही आंसर है। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम आपका कुछ ही महीनों में आएगा। ठीक है, और कई एग्जाम आपके आएंगे, तो उसमें आपको ये चैनल काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चौथा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए चौथा नंबर प्रश्न हम लोग का, देखिए चौथा नंबर, देखिए जिस प्रश्न में चित्र का जरूरत है उसमें हम चित्र लगा दिए हैं, बाकी जिसमें नहीं है उसको हम समझा देंगे आप लोगों को। देखिए चौथा नंबर प्रश्न है कि जब वस्तु फोकस पर रहे तब उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होगा। यहाँ पे भी उत्तल दर्पण का बात कर रहा है, अवतल दर्पण का।
यहाँ पे भी अवतल दर्पण का बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अवतल दर्पण का बात हो रहा है। देखिए अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे कि इस पे आया और इस पे टकरा के जाता है, ये अवतल दर्पण होता है, ठीक है। नहीं, एक सेकेंड, हम आपको गलत बता दिए। देखिए अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। और इस इधर इधर साइड इसका ये लगा होता है, जो पेंट या कुछ भी बोल सकते हो, और ऐसा कुछ अवतल दर्पण होता है, ठीक है, जिसका फोकस यहाँ पे होता है, यहाँ पे एफ होता है, ठीक है। ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, नहीं तो हम आपको अच्छी तरह से समझा देते हैं। और यहाँ पे पी होता है, पी मतलब ध्रुव होता है, एफ मतलब फोकस होता है। तो जब यही प्रश्न पूछ रहा है कि जब वस्तु फोकस पर हो तब अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होगा। तो जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ये आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, कि इसका जब वस्तु फोकस पर हो तब अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है। तो ये 2026 का प्रश्न है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए 5वां नंबर, यहाँ पे हम फोटो लगा दिए हैं, ये आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। देखिए 5वां नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक मीटर इनवर्स होता है, ये आपको याद रखना है। और लेंस यहाँ पे ये लेंस है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये लेंस है। और लेंस ये 2026 का प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हमने जो भी प्रश्न है यहाँ पे लिख दिया है हमने, कि कब पूछा गया है, कब का प्रश्न है, ठीक है। और ये आपको यूजफुल रहेगा कि आपको पता भी चलेगा कि ये कब पूछा गया है, ठीक है। तो ये लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। और ये जो फोटो है ये लेंस का फोटो है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। लेंस कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? तो लेंस चश्मे में भी प्रयोग किया जाता है। जिसको दूर नहीं दिखता है वो प्रयोग करता है, जिसको निकट का वस्तु नहीं दिखता है वो भी लेंस का प्रयोग करता है। उत्तल लेंस भी होते हैं, अवतल लेंस भी होते हैं, ठीक है। ये आपको पढ़ाया गया होगा, आपके शिक्षक ने आपके ट्यूशन में या आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा। ये आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको सब मालूम होगा। चलिए यहाँ पे 6ठा नंबर हम लोग का प्रश्न है। 6ठा नंबर देखते हैं हम लोग। एक सेकेंड रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए 6ठा नंबर हम लोग का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न है कि कैमरे का कौन सा भाग, देखिए यहाँ पे कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? ये 2025 का प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 2025 का प्रश्न है कि कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? तो जो कैमरे का फिल्म वाला भाग होता है, देखिए ये कुछ इस प्रकार का होता है। कैमरे का फिल्म वाला भाग आप लोग जब देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का होता है। तो हम लोग का जो आँख होता है इसमें रेटिना होता है, जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। आप लोग पढ़े होंगे अपने गुरुजी से। तो यहाँ पे कैमरे का जो भाग है वो आंखों के रेटिना की तरह काम करता है, ठीक है। तो वो फिल्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम लोग का जो आँख है उसका रेटिना यहाँ पे है, ये रेटिना, इसी पे किसी भी हम लोग वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है, ये आपको याद रखना है। तो ये देखिए 6ठा नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फिल्म, ठीक है। हम आपको फिर से एक बार प्रश्न पढ़ के बता दे रहे हैं कि कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? तो कैमरे का जो फिल्म वाला भाग होता है, फिल्म वाला भाग यही है। कैमरे का जो फिल्म वाला भाग होता है वही आंखों की रेटिना की तरह कार्य करता है। चलिए 7वां नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं जल्दी जल्दी से। देखिए 7वां नंबर प्रश्न है। 7वां नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। तो आप लोग ये सुने ही होंगे कि लाल रंग को क्यों मतलब हर जगह लगाया जाता है, खतरे के निशान में भी लाल रंग क्यों लगाया जाता है? तो देखिए हम आप लोग एक उदाहरण आप लोगों का बता दे रहे हैं। आप लोग यहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो को वहीं पे छोड़ दीजिए और कुछ दूर चले जाइए, ठीक है। और फिर वीडियो को देखिए, इसमें और कुछ लोगे ना लोगे, ये लाल कलर आपको जरूर लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये लाल कलर काफ़ी फैलता नहीं है, काफ़ी दूर तक दिखाई देता है। इसीलिए आप लोग सुने होंगे कि रेलगाड़ियों में भी, मतलब जो रेलगाड़ी है उसके सिग्नल में भी लाल नीला या पीला का प्रयोग किया जाता है। तो लाल पीला और हरा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न के मुताबिक इसका राइट आंसर लाल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग लाल ही होता है, ठीक है। चलिए 8वां नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए 8वां नंबर यहाँ पे प्रश्न हम लोग का, चलिए यहाँ पे 8वां नंबर हम लोग का प्रश्न है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। देखिए हम लोग का ये आँख होता है, आप लोग देखे होंगे आँख का ये जो होता है भाग, ये पुतली होता है, ठीक है। इसके बगल में ये आइरिस होता है, ठीक है। इसमें आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो पूरा हम आपको समझा देंगे। देखिए यहाँ पे ये होता है पुतली, ठीक है। ये जो बीच में ब्लैक वाला है ये पुतली होता है, ठीक है। इसके बगल वाला जो ऊपर वाला ये भूरा कलर का है ये आइरिस होता है, ठीक है। और ये जो होता है ना ये परितारिका होता है, ठीक है।
ये परितारिका वाला भाग होता है, ठीक है। परितारिका अंदर बनता है, हम आपको बता दें। और देखिए ये जो नेत्र है हम लोग का, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। तो दूर बिंदु मतलब क्या, हम लोग अनंत तक देख पाते हैं। ये आंसर ही निकल गया मुंह से हमारा। देखिए हम लोग तारे को देखते हैं तो तारा हमसे करोड़ों लाखों किलोमीटर दूरी पे स्थित है, ठीक है। तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना है, तो हम लोग करोड़ों लाखों दूर तक देख लेते हैं, हम लोग तारा भी देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या, हम लोग अनंत तक देख सकते हैं, ठीक है। तो सामान्य नेत्र के लिए, सामान्य नेत्र मतलब क्या, जिसका आंख ठीक है, पूरी बढ़िया कंडीशन में है, उसके लिए नेत्र की दूर बिंदु कितनी होती है, तो दूर बिंदु अनंत तक होती है, ठीक है। और मतलब निकटतम बिंदु कितनी होती है, निकटतम बिंदु 25 मीटर होती है, 25 मीटर, ठीक है। 25 मीटर या सेंटीमीटर, इसमें कंफ्यूज है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए यहाँ पे 9वां नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे 9वां नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। एक सेकेंड, देखिए 9वां नंबर प्रश्न यहाँ पे, देखिए 9वां नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम है यहाँ पे, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो ये देखिए हम बार बार स्पेक्ट्रम क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। स्पेक्ट्रम मतलब ये वाला दृश्य, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये वाला दृश्य को स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये बीच में क्या है, त्रिभुज जैसा ये प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म में टोटल 6 या 8 भाग होते हैं। एक इस साइड होता है, एक इस साइड होता है, एक नीचे होता है, एक इस साइड होता है। आपको ये समझ में नहीं आएगा, जब आप हाथ में लेंगे ना तब आपको पूरा तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये करता क्या है, हम आपको पूरा डिटेल में बता दे रहे हैं। ये देखिए जब आप एक सूर्य के प्रकाश को आप ये प्रिज्म से गुजारिएगा ना, तो ये 7 अलग अलग रंग में बिखर जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न क्या पूछा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त मतलब क्या, यही वाला प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो ये प्रिज्म है ना, जो बीच में ये व्हाइट कलर का जो है, इसको प्रिज्म कहते हैं, इसी का उपयोग करते हैं। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और ये कब पूछा गया प्रश्न है, तो 2015 में भी आया है, 2022 में भी आया है, 2024 में भी आया है। तो फिक्स बनता है कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में भी पूछा जाए ये प्रश्न। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये काफ़ी आसान प्रश्न है, आप लोग पढ़े होंगे, आपको एक ही झलक में आपको याद होगा ये प्रश्न, ठीक है। चलिए आगे हम लोग 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए 10वां नंबर यहाँ पे प्रश्न है कि 1 HP मतलब क्या, अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। 746 वाट के बराबर है। और ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है। और ये कई बार आया है अभी प्रश्न, ठीक है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, उसके लिए सॉरी, यहाँ पे अट नहीं रहा था, जगह नहीं था, इसीलिए हम नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो ये 10वां नंबर का राइट आंसर क्या हो जाए, 1, ठीक है। 1 HP, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। अगर आपको वीडियो देखने में दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो को 2x पे कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपके कोने में सेटिंग में, यूट्यूब के सेटिंग में जब आप वीडियो चालू कर रहे हैं मेरा, तो इस सेटिंग में यहाँ पे कोने के साइड, इधर कोने के साइड आप लोग देखिएगा, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन होगा, उसमें जाके आप लोग स्पीड में जाइएगा और 2x कर लीजिएगा। तो काफ़ी अच्छा आपको क्वालिटी देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा से हमारा वॉइस आपको सुनाई देगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए 11 नंबर प्रश्न है यहाँ पे केमिस्ट्री का प्रश्न आ गया, ठीक है। केमिस्ट्री का प्रश्न आ गया, तो आप लोग केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान, ठीक है, तो इसका वीडियो आप लोग देखिए। और ये भी बता दीजिए कि केमिस्ट्री के जनक कौन है, आपके रसायन विज्ञान के जनक कौन है। तो रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेबोजियर साहब हैं, ठीक है, जिन्होंने आपका रसायन विज्ञान का खोज किया था। ये भी आपको प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं, केमिस्ट्री। देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो जब ये देखिए 2026 का प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है, 2021, 24 और 26 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये 2027 में भी आ सकता है, इसके लिए आप लोग बने रहिए और ध्यान दीजिए कि कौन कौन से प्रश्न कब कब पूछे जाते हैं। अधिकतर हम यहाँ पे प्रश्न लाए हैं ऐसे जो 2026 में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और वीडियो को एक बार और देखिएगा, इससे क्या होगा कि आपको बार बार आप लोग वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, लोहा मतलब क्या, Fe, लोहा मतलब Fe, आयरन, लोहा मतलब Fe। लोहा से जिंक को लेपित, जिंक मतलब क्या, Zn, ठीक है। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड छोटा है मेरा, इसलिए हम नहीं बता पा रहे हैं कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। गैल्वेनीकरण कहते हैं। ये
टफ थोड़ा प्रश्न में आता है और ये कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इस प्रश्न को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 12 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक सेकेंड आप लोग रुक जाइए, थोड़ा सा क्या करिएगा, हैंग कर रहा है डिजिटल बोर्ड। देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न हम लोग का कि जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। तो आप लोग यह फोटो में देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे बेस लिखा होता है। आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में चैप्टर 2 अम्ल, क्षार और लवण। तो उसमें आप लोग देखिए यहाँ पे ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है, जिसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो बैटरी वाले अम्ल में इसका उपयोग होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। और ये बेस है, बेस मतलब क्या, क्षार। तो ये प्रश्न के मुताबिक इसका राइट आंसर क्षार ही हो जाएगा। देखिए जल में घुलनशील भस्म मतलब ये देखिए ये जो भस्म है या क्षार है, इसको आप लोग जल में मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा, भस्म मतलब ही क्षार ही होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्षार होता है। तो जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार ही कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कि जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर प्रश्न, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। ये 2022 का प्रश्न है, ये 2026 का प्रश्न नहीं है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। और ये कब पूछा गया प्रश्न है, तो 2022 में। चलिए यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। आगे हम लोग 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 14 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि बैटरी का अम्ल है। ये भी 2022 का प्रश्न है कि बैटरी का अम्ल है। तो आप लोग बैटरी में देखे होंगे, जो इन्वर्टर का बैटरी नहीं होता है बड़ा वाला, उसमें इसका उपयोग होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। और इसको आप लोग हाथ में कभी नहीं ले पाइएगा और लेने का कोशिश भी नहीं करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज्वलनशील होता है। देखिए आप लोग जैसे ही आप हाथ में इसको लेंगे तो आपके हाथ को जला देगा, ठीक है। तो इसमें क्या मिलता है, बैटरी का अम्ल में, बैटरी का अम्ल है तो बैटरी का अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसका सूत्र क्या होता है, तो H2SO4 होता है, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। H2SO4 अच्छा से नहीं लिखाया है, लेकिन आप लोग एक बार ना एक बार जरूर लिखे होंगे अपने स्कूल में कि बैटरी का अम्ल क्या होता है, तो H2SO4 होता है, जिसे अम्लराज भी कहते हैं, ठीक है। और ये HNO3 को क्या कहते हैं, तो इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, जो पेट में पाया जाता है, ठीक है। अभी हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। आप चैनल को लाइक जरूर करिए, मतलब वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। क्योंकि हम आपको इससे भी अच्छा कंटेंट देंगे, इससे भी अच्छा पढ़ाने का कोशिश करेंगे, जिससे आपका काफ़ी बेहतर है, 450 प्लस नंबर है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैटरी का अम्ल है तो बैटरी का अम्ल H2SO4 है, मतलब क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल है। देखिए यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल का ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आपका क्षार है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 15 नंबर प्रश्न को। एक सेकेंड, देखिए आगे हम लोग देखते हैं। ये भी आपका केमिस्ट्री का प्रश्न है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न है 15 नंबर कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। ये 2018 और 2026 में पूछा गया प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है। तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। एथेनोइक अम्ल, यहाँ पे सी आंसर राइट हो जाएगा कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, तो एथेनोइक अम्ल होता है। और यहाँ पे एक और प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और कौन सी चींटी, लाल चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। अब यहाँ से हम लोग का बायोलॉजी शुरू होता है, तो आप लोग बायोलॉजी के देखिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। बायोलॉजी को भी समझिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है बायोलॉजी का कि शाकाहारी जीव में छोटी आंत की लंबाई होती है। तो देखिए शाकाहारी जीवों में इस प्रश्न को हम आपको समझा रहे हैं, और ये 2026 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये 2026 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्न को हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए शाकाहारी जीव जितने भी होते हैं, जैसे आप अगल बगल में अपने देखे होंगे, गाय को, भैंस को या बकरी को, जब वो भोजन को ग्रहण कर लेते हैं उसके कुछ देरी बाद अपना मुंह चलाते रहते हैं, मतलब क्या, जुगाली करते रहते हैं, पढ़ाई वाले भाषा में जुगाली करते रहते हैं, ठीक है। तो शाकाहारी जीव में छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है, ठीक है, अधिक लंबी होती है।
हम लोग की अपेक्षा अधिक लंबी होती है, इसीलिए वो एक ही बार में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वो भोजन को अपने मुंह से दोबारा निकाल के दोबारा चिबाते हैं और फिर अंदर ले जाते हैं। ठीक है, अपने शरीर को छोटी आंत तक बाद में ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शाकाहारी जीव में छोटी आंत की लंबाई होती है तो अधिक लंबी होती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न को। देखिए 17 नंबर प्रश्न है, ये भी बायोलॉजी का प्रश्न है। ये प्रश्न को देख के आप लोग ये नहीं समझिएगा कि ये केमिस्ट्री का है, ये बायोलॉजी का प्रश्न है, या फिजिक्स का प्रश्न है, ये मत समझिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। तो 1 जूल में 0.23 कैलोरी 1 जूल में होती है, और ये 2025 का प्रश्न है, तो ये 2027 में आएगा, ये गारंटी है। तो आप लोग फिक्स रखिएगा इस प्रश्न को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न को। देखिए यहाँ पे मतलब ये नहीं बोल रहे हैं हम, यहाँ पे मौसम कुछ गड़बड़ा गया है। ठीक है, हम आपको और पढ़ाते लेकिन मौसम कुछ गड़बड़ा गया है, तो हम यहाँ पे 20 प्रश्न पढ़ा के आप लोगों को छोड़ देंगे। प्लीज़ आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि हम और भी धमाकेदार सेशन लाएंगे, और इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज लाइएगा, तभी हम आपको और ज़्यादा कंटेंट बढ़िया देंगे जो पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। तो देखिए परजीवी पौधा क्या होता है। परजीवी पौधा मतलब पर मतलब क्या होता है, दूसरा, और जीवी मतलब जीव, जो दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग हैं, जैसे ये मच्छर हो गया, ये सब मतलब परजीवी पौधा का उदाहरण होता है। ठीक है, तो परजीवी पौधा का उदाहरण है इसमें अमरबेल। जब आप अमरबेल के पौधे को देखिएगा, अमरबेल के पेड़ को देखिएगा, तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। भले ही ये पेड़ है, ये मतलब सब बोलते हैं ये ट्री है, लेकिन ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये दूसरे पेड़ों पर चढ़ के उसमें से भोजन को अवशोषित करता है। देखिए जैसे ये प्रश्न को आप समझ नहीं पाए। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम आपको ये बताते हैं। देखिए जब आप घर में रहते हैं तो आपका मतलब मच्छर होता है, आपका खून चूसता है, तो आप ही से ग्रहण करता है ना अपना भोजन। इसीलिए वैसे ही जब अमरबेल का पौधा होता है, जब वो उगता है तो किसी पेड़ पे चढ़ के उसका सारा भोजन अपने ऊपर ग्रहण करता है, तो उसे परजीवी कहते हैं। ऐसा भोजन जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीव से भोजन को ग्रहण करते हैं, दूसरे जीव से भोजन अपना ग्रहण करते हैं, उसे परजीवी जीव कहते हैं। तो उसमें ये परजीवी पौधा का एक उदाहरण पूछ रहा है ये प्रश्न, परजीवी पौधा का एक उदाहरण पूछ रहा है, तो परजीवी पौधा इसमें अमरबेल है। ठीक है, बाकी आप लोग बुक में अच्छे से समझिएगा, नहीं तो आप बोलिएगा तो हम पढ़ा देंगे आगे चल कर। ठीक है, आगे पूरा चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को लाइक जरूर करिएगा, मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये 2024 का प्रश्न है, आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ पे 19 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। देखिए 19 नंबर प्रश्न है यहाँ पे। देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग ये नाम सुने होंगे कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। एडिनोसिन ट्राईफास्फेट होता है इसका सूत्र एटीपी का। और ये पूछ रहा है क्या कि एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे ये पूरा फुल फॉर्म हम पढ़ेंगे तो आप लोग गौर करिएगा। देखिए एटीपी मतलब क्या, एडिनोसिन ट्राई मतलब तीन फास्फेट, यहाँ पे ट्राई मतलब 3 फास्फेट, ये टी का मतलब ट्राई मतलब 3 फास्फेट। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एटीपी में फास्फेट की संख्या कितनी होती है। तो एटीपी में फास्फेट की संख्या 3 होती है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, आज का लास्ट प्रश्न। ठीक है, बाकी आप लोग बुरा नहीं मानिएगा। ठीक है, चलिए आज का ये लास्ट प्रश्न है कि कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है। ठीक है, ये काफ़ी आसान प्रश्न है। ठीक है, और ये 2027 के बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो इस चैनल मतलब इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो ये लास्ट प्रश्न है आज का, ये कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक धन्यवाद।